वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम अक्सर आपसे जब मैं साइन ऑफ कर रही होती हूँ अपना शो तो कहती हूँ कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला बशर्ते सेहत और ज़िंदगी। लेकिन अगर आप वाकई ज़िंदगी में देखें, टुमारो इज़ प्रॉमिस टू नो वन। किसी ने एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग रील मुझे भेजी और कहा कि देखें, हम अक्सर कहते हैं और हमें ये फैलेसी होती है कि चलो यार आज का काम कल कर लेंगे, कल देखी जाएगी, ईद के बाद, फ़लानी छुट्टी के बाद। बट टुमारो इज़ नॉट प्रॉमिस टू एनी वन। आपके सामने जो सिनेरियो है, अगर हमारी बहुत अच्छी एक तवील अच्छी अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी दे, अगर आपके पास 80 साल की उम्र भी है, सो यू ओनली हैव 80 समर्स, 80 बहारें, तो अब आपने उसके साथ इस वक्त के साथ करना क्या, ये बड़ा अहम है। लेकिन बार बार कई चीज़ों में अगर आपको उसको डिले करते हुए ये कहा जा रहा हो कि अच्छा जी कल देखी जाएगी, तो इसके नुकसानात ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं। कभी कभार अगर आप अपने आप को कैच करें ये जुमला बार बार कहते हुए, इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको शायद इट इज़ ड्रेनिंग यू, आपको उसमें एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही है, या आप वो फैसला लेते हुए कतरा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सिचुएशंस में भी होता है, ये नेगेटिव में भी होता है। यानी पॉजिटिव चीज़ें जो बिल्कुल आपको समझ आ रहा है कि यार ये मुझे करने की ज़रूरत है, तब भी आपके अंदर हिचकिचाहट हो सकती है। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि अगर आपको कोई काम बहुत ही बुरा लग रहा हो या आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो और इट मेक्स ऑल द सेंस कि आपको उस सिचुएशन से निकलना है, तब भी आप लर्नड हेल्पलेसनेस की वजह से वहाँ पे रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आप वहाँ से निकल पाएँ। एंड यू वेटिंग फॉर टुमारो, यू वेटिंग कि अच्छा कल मैं ये फ़ैसला ले लूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप अपने वक्त की कदर जब नहीं करते तो ये वक्त बीत जाता है और आपको वो रिजल्ट्स नहीं देता जो शायद दूसरे लोग बहुत कम टाइम में ले पाते हैं। द ओनली थिंग दैट सेट्स यू अपार्ट इज़ नॉट किस्मत, इट इज़ योर हार्ड वर्क, इट इज़ योर कमिटमेंट एंड योर डिसिप्लिन। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्यों हम बार बार कहते रहते हैं अच्छा जी कल देखी जाएगी, ये देखा जाएगा, कर लेंगे। आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। कराची में हमारे साथ मौजूद है शाह मोहम्मद साहब, जो कि ग्रुप CEO हैं शाह ग्लोबल के, एंड यू सीन हिम इन वेरियस कैपेसिटीज़ इंगेजिंग विद मीडिया इन पाकिस्तान एज एन एक्टर एंड इन अदर रोल्स एज वेल। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके यहाँ पे मौजूद होने का। इसके अलावा नताशा शौकत हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, और यकीनन इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल हेल्थ से है। सो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग हर एक्सपर्ट ओपिनियन। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, HR। ये चीज़ें अगर आपके काम पे होने लगें, आपके टीम का कोई बड़ा अहम मेंबर आपको बार बार ये कहने लगे कि अच्छा जी कल देखी जाएगी, फलाना देखेंगे, फ़र्क ये वो, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, आपके गोल्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्क लाइफ। हमारे साथ मौजूद हैं HR प्रैक्टिशनर शाज़िया अली। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर नताशा आपसे शुरुआत करूं, अगर हम अपने अंदर सबसे पहले अपने मुआज़ने से चलते हैं, ये मैं सिचुएशन फील कर रही हूँ कि मुझे आज काम करने की हिम्मत नहीं हो रही, वो चीज़ें जो मैं इंजॉय भी करती थी उसमें भी मेरा दिल नहीं लग रहा और मैं उसको डिले कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है एंड इज़ दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। आपका ये सवाल बहुत अहम है कि एक काम जो हम रूटीन में करते आ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ में हम इतना स्टक हो जाते हैं किसी पॉइंट पर आके कि हम जिस चीज़ को करने के यूज टू होते हैं और हम टाइमली चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत एनर्जी और बहुत ही इमोशंस के साथ कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम उसको डिले करने लगते हैं। हमें लगता है हम थक गए हैं या हम शायद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे, काम है, होता रहता है, हो जाएगा। तो इसमें हम 3 चीजों को कंसिडर करेंगे। एक तो ये सीखा हुआ रवैया है, दूसरा किसी की भी शख्सियत का एक हिस्सा या पहलू हो सकता है, तीसरा ये कोई एक आदत हो सकती है। लेकिन जिस सिनेरियो में शायद आप बात करेंगे, वहां हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक मेन रीजन एंजाइटी की या स्ट्रेस की या ओवरवेलमिंग की भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। तो नताशा, अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन एट बेस्ट अगर मैं इसको कहूँ, सबसे पहले यंग एडल्ट्स के लिए बताइए, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा बेचारे घबरा रहे होते हैं, या तो कंफ्यूज होते हैं, या उनको लगता है कि उनके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है और उन पर प्रेशर बहुत होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि एक टीनेजर है, उसने यकीनन कॉलेज एप्लीकेशंस करनी है, उसने डिसाइड करना है कि उसने क्या रूट लेना है, उसको क्या पसंद है। यकीनन बहुत सारे लोगों की राय आ रही होगी जिसमें उसके टीचर्स शामिल हैं,
हैं, फैमिली शामिल है, लेकिन वो अगर डिले पे कर चीज़ों को लेके जा रहा है, लाइक ही हैजंट अप्लाइड फॉर हिज एंट्रेंस टेस्ट, उसने एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, उसने अपनी कॉलेज एप्लीकेशंस और एसेज नहीं लिखे हैं, और वो रोज़ कहता है मैं कल कर लूँगा, ये किसी इम्तिहान से पहले कहता है कि हाँ मुझे पता है इम्तिहान आने वाले हैं लेकिन कल से तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड व्हाट कैन वी डू एज एडल्ट्स अराउंड देम टू फैसिलिटेट? सदरा, इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं मेरे ख्याल में। ये एक लर्न बिहेवियर होता है, स्पेशली जैसे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या स्कूल के हाई लेवल के हाई क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, अगर हम उनकी बात करें तो पेरेंटिंग स्टाइल यकीनन कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा रहा गया होगा कि बच्चे जो है उस वक्त किसी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से या पेरेंट्स की ओवर प्रोटेक्शन की हैबिट की वजह से उनमें वो कॉन्फिडेंस या उनमें वो हर काम को टाइमली परफॉर्म करना या डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप नहीं हुई होती। तभी जब एडोलेसेंस और टीनेज की तरफ जाते हैं तो वो उनकी शख्सियत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होती है और फिर वो वहां से डिलेज की जो ये हैबिट है इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कोई असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, अभी तो एक हफ्ता पड़ा है, 5 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, मैं कर लूंगा, तो वो डिले करते जाते हैं और जब बिल्कुल करीब का टाइम आता है तो शायद फिर उनमें वो इतनी एनर्जी, पोटेंशियल या एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सही बात करी है नताशा, और कई दफ़ा ये चीज़ हमें ट्रेन कर देती है कि हम ना क्राइसिस में काम करने के आदी हो जाते हैं। मनहसल कौम भी ये शायद हमारा मसला है। शाह साहब, आप क्या कहेंगे कि हम आम दिनों में, जैसे अभी बारिशों का सीज़न है, हमें अभी जब हम ब्रेक में भी बैठे थे हम देख रहे हैं कि जी हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें शुरू हो गई। कल हमने आपको बताया कि पूरे पंजाब में मानसून इमरजेंसी प्लान नाफिज कर दिया गया है, लेकिन ये तमाम नकलो हरकत हम देखते हैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे। हम जब तक क्राइसिस नहीं आता, जब तक डेडलाइन सर पे नहीं पड़ जाती, हम क्यों ये समझते रहे अच्छा यार कल करेंगे? ये क्या है हमारा एटीट्यूड? एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि हम जब तक कोई नुकसान कर ना लेना उस वक्त हम डिसीजन नहीं लेते। तो अभी आपने देखा कि सवात में एक हादसा हो गया था, उसके बाद हमने कहा जी इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है और इमरजेंसी लगानी है, तो वो जो जाने चलेगी उसका तो नेमल बदल है ही नहीं ना हमारे पास। बिल्कुल। और एक चीज़ हम ये कहेंगे, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलिमा ये है कि हम कहते हैं कि कल करेंगे। इसके लिए जो है वो हमें पूरी सोसाइटी को एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। देखिए, वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम कल करेंगे, वो कुछ ना करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो अपॉर्चुनिटी को खोना चाहते हैं। देखें, कहते हैं ना कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो जो वक्त है जिसको हम टाइम कहते हैं, पहले हम कहते हैं कि टाइम इज़ द मनी, अब हम कहते हैं टाइम इज़ लाइफ। तो टाइम गुजर गया तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा जो आपने गुजार दिया। अच्छा, लेकिन इसको, ये बात को अगर मैं गवर्नेंस मॉडल्स पे ले जाऊं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आपने जैसे सवात के अनफॉर्चुनेट रिवर इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। ऐसी गवर्नेंस के गैप्स हम अपने तमाम सूबों में देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे जो बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातें हैं, उन्होंने अब सालों नहीं दहाइयों पे मुहित ये गवर्नेंस कर चुके हैं, यानी उनके पास इक़्तिदार कम अज़ कम 10-10 सालों से मौजूद है। और उसके बावजूद भी जब हम गैप देखते हैं और ये देखते हैं कि कहा जाता है अच्छा कि कल करेंगे, या उसके रीज़न्स दिए जाते हैं कि फ़लाना काम क्यों नहीं हुआ, हम खुद भी, हमें लगता है कि कंप्लेसेंट हो गए हैं, हम ज़्यादा उसके ऊपर शोर शराबा नहीं करते, हम कहते हैं जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। देखिए, सिर्फ लोगों पे जिम्मेदारी डालना भी सही नहीं है, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं, तो हमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेकर और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं देंगे, देखें चंद लोग होते हैं ना, उनको हम डंडे के ज़ोर पे तो सही कर सकते हैं, लेकिन तो अगर सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा कि उनकी जानें कितनी कीमती हैं और उन्होंने आगे बढ़ना। और ख़ास तौर पर मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि देखें, आगे बढ़ें, कुछ करें, सीखें, क्योंकि ये जो वक्त है आज करने का है, कल पे ना छोड़ें इसको। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो समाजी रवैये, जो सोशल रिएक्शंस हमें तकलीफ़ दे रहे होते हैं, दे आर बेसिकली, आपने बिल्कुल सही कहा कि, और मेरे ख्याल में नताशा ने भी इसी तरफ इशारा किया कि जो माइक्रो हमारे बिहेवियर्स हैं ना,
वही कैस्केड होकर वही पूरे माशरे पे अप्लाई हो रहे हैं। यानी एक बच्चा अगर एक यंग एडल्ट है और उसको डिसिप्लिन्ड होने का, काम पहले करने का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो ऑल द वे अप टू अ पर्सन जिसने शायद ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देख ली हैं और वो किसी जगह पे बैठा है और उसको पता है कि मेरा टर्म बहुत छोटा सा है, मैं एक फलानी इक़्तिदार की कुर्सी पे 2 साल या 5 साल के लिए बैठा हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहा है, वो भी सिर्फ आज की बात कर रहा है और जो अहम काम करने वाले उनको कल पे डाल रहा है। लेट्स गो टू शाजिया की तरफ अगर मैं आऊँ। शाजिया, आप क्या समझती हैं कि अगर टीम मेंबर्स जहां आप काम करते हैं वहां कुछ लोगों का मोटिवेशन लेवल तो मैच कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा है आपकी टीम में जो ड्रैग करता है फीट को, जिसके पास जाके काम अटक जाता है, जिसके पास से इंफॉर्मेशन नहीं आती है, जिसका बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर क्या करना चाहिए? ओके, थैंक यू सिद्धा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बात करने के लिए। टॉपिक आपने बहुत अच्छा चूज़ किया। और अगर हम लोग इसको प्रोफेशनल लाइफ में बात करें, जैसे मैं कंपनीज में लाइक मेरा 7 to 8 years का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें होता ये है कि वाकई इस तरह के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। समटाइम आप यकीन करें ये चीज़ें आपको अपर मैनेजमेंट की साइड से भी आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अभी ऐसे एम्प्लॉई हायर किए जिनको अभी 6 या 8 महीने हुए हैं और वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो लग रहा है कि अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा इसको कल इंप्रूव करते हैं, अच्छा ये रिपोर्ट कल रेडी कर लेंगे या कुछ इस तरह से। तो नहीं, कभी कभी आपको अपर मैनेजमेंट की साइड से भी आ रहा होता है जिनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट स्टिल वो उनकी आप कह लें कि पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए हैं कि वो उस चीज़ को चेंज ही नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी। लेकिन ये होता है कि उनकी वजह से फिर बाकी पूरा डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि किसी ने 1 to 10 के काउंट में 1 to 9 तक सारे अपने काम बहुत अच्छे एफिशिएंटली टाइमली सब कुछ कर लिया और एक स्टेप पे जाके कहीं पे किसी एक आधे एम्प्लॉय की वजह से कोई चीज़ वो स्टक हो गई है, तो आप यकीन करें उसका जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर आ रहा होता है। और इसी तरीके से जैसे हम लोग अपने कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, मैं ये मैसेज भी इनफैक्ट देना चाहूँगी कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं उनको हम ना वर्बली कह रहे होते हैं कि देखें आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव नहीं हो रही, आप ऐसे करें, इस चीज को इस तरह से बेहतर कर लें, अभी तक ऐसे चलता आ रहे थे इसको आप इस तरह बेहतर कर लें, जी ये हो जाएगा जी, कल से हो जाएगा जी, नेक्स्ट वीक से मैंने ये इम्प्लीमेंट करना है और मैं इसको प्रैक्टिस में ला रहा हूँ या ला रही हूँ कुछ भी, बट वो कभी नहीं आता वो कल। अच्छा शाज़िया, एक हमें ना व्हेन आई वाज HR प्रैक्टिसेस को मैं स्टडी कर रही थी ड्यूरिंग माय MBA, तो एक चीज़ की तरफ अक्सर इशारा किया जाता था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई जगह जो आप कह रही हैं ना कि जो डिलेज आते हैं या आज का काम कल पर डाला चाहता है, आप इन एम्प्लॉयज़ से भी पूछें, दे यूजुअली नॉट बैड एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है या उनको अपने काम की नॉलेज नहीं है, वो आपको एक अलग ही दुखड़ा बताएंगे। वो कहेंगे कि जी कोई बाहर से, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एट टाइम्स व्हेन आई वर्क एज अ कंसल्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं बड़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, तो जो अपर मैनेजमेंट का ख्याल होता है ना कि ये प्रॉब्लम फैक्टर है, ये शख्स चीज़ों को डिले कर रहा है, उस इंसान का अपना एक रोना होता है, उस बेचारे के पास अपने पेन पॉइंट्स होते हैं कि भाई मुझे वो रिसोर्सेज ही नहीं दिए गए कि मैं ये काम खत्म करूं या ये मैं डिसीजन लूं, मुझसे उम्मीदें ज्यादा हैं और मुझे वो वसाइल नहीं दिए जा रहे। इस पे मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिद्धा इसमें बहुत ज्यादा दफा इस तरह से होता है कि आप देखें, ये तो आप लेम एक्सक्यूजेस अपने आप को पूरी लाइफ देते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर वाकई जेन्युइन कोई इशू है आप उसी वक्त उसी पॉइंट पे आप उसको रेज करें। कहीं ना कहीं तो आपने उसको पॉइंट को रेज किया होगा, कोई ना कोई तो इस तरह के चैनल्स होंगे जहां पे आपको ये कहा होगा कि प्लीज बताएं, तो ऑफ कोर्स वो फिर जिसकी साइड से डिले है वो उसकी साइड से डिले है। अगर आप हर बार पूछने पे यही कह रहे हैं कि मुझे ये चीज नहीं प्रोवाइड की गई या मेरी साइड से ये इशू है या कुछ इस तरह से, वो चीज़ फिर बेहतर होने वाली नहीं है। वो फिर आपने एक अपना एक्सक्यूज बना लिया खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि जब नेक्स्ट टाइम ये मुझ पे चीज़ आएगी तो मैं इसको इस तरह से निकाल दूंगा। Can I say something, शाज़िया, आपकी बात में वजन है बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि लोग सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी अपना एहतसाब करें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ट्रूथ है ना, इट लाइज समवेयर इन द मिडल। जो ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है या हमें इदारे ने इतना एम्पावर नहीं किया हुआ, उस बात में भी हकीकत है, और दूसरी तरफ उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई आप जिस भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसके साथ इंसाफ कीजिए। सो द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल। दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, वसाइल के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। खुदा न खासा कोई भी डिज़ास्टर होता है, अभी जैसे सवात के रिवर वाली बात हो रही है, आप पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को देखेंगे, आपको 25 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी हमने 12 इसके ऊपर लेटर्स लिखे, हमने 12 आगाह किया था ये होने वाला है, या हमने इसके लिए क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो इन रियलिटीज़ को भी देखना, अगर देखें हम पूरे सिस्टम की इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें
सिंगल आउट करके इन पेन पॉइंट्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक विद मोर स्टोरी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने मैक्रो लेवल की पहले बात कर ली। आमतौर पे हम माइक्रो से स्टार्ट करते हैं, घरों से, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सिचुएशन से, बट लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि ये तो हमने अपना एहतसाब किया, अपना अहाता किया, लेकिन अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हों, ज़िंदगी गुजार रहे हों, किसी अहम रिश्ते या फ्रेंडशिप में हो और वो आपकी टाइमलाइंस और आपकी वक्त की कदर ना कर रहे हो, हर चीज़ को इल्तवा में डाल रहे हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसको बड़ा रियलिस्टिक अंदाज में लेके चलते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे इर्द गिर्द जब आप रिलेशनशिप्स देखते हैं, चाहे वो यंग इंडिविजुअल्स जो कॉलेज में हो उनके दरमियान हो या वर्क प्लेस पे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इशू ज़रूर आता है कि यार ओके लेट्स फॉर्मलाइज थिंग्स। आप अपने घर में बात करें, हम अपने घर में बात करें और इन चीज़ों को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, इसको फॉर्मलाइज करते हैं। और वहाँ देखने में ये आया है कि ये सही लिटमस टेस्ट होता है, उस वक्त वफादारी का, लॉयल्टी का टेस्ट होने लगता है कि क्या ये बंदा या लड़की मेरे साथ सीरियस है भी या नहीं, डू दे सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद मी और नॉट। और अगर उस वक्त आपके सामने मसले मसाइल आने लगे या कोई आपको लारे लप्पे देने लगे या आपको ये कहे कि जी कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, तो फिर कब तक आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उनके पास बड़े सॉलिड रीजंस होंगे, क्रिएटिविटी के पूरे मार्क्स हैं कि वो आपको ऐसे ऐसे बहाने या रीजंस देंगे कि आप कहेंगे हाँ यार मैं कैसे प्रेशर कर सकती हूँ इसको। तो तब इसको कैसे हैंडल करना है, आइए ज़रा अपने पैनल से पूछते हैं। नताशा, सबसे पहले ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, व्हेन डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम? क्योंकि देखिए एक हम बहुत उजलत भी नहीं दिखाना चाहते, हम कहते हैं कि टू पीपल व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप और ये अगर उनकी अपनी पसंद है तो वो एक दूसरे को पहले समझ लें, भांप लें और उसके बाद वो शादी, अगर उनको लगता है कि दे वांट टू स्पेंड द लाइफ टुगेदर, दे शुड मूव टूवर्ड्स इट। अक्सर मर्द हजरात या लड़के इसके ऊपर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार अभी तो मुलाकात हुए हुए 1 महीना नहीं हुआ कि इसने प्रेशर देना शुरू कर दिया कि अच्छा अगर तुम सीरियस हो तो घर वालों से बात करो, रिश्ता भेजो। सबसे पहले व्हेन इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग दिस अप? देखिए सिद्रा, जब हम किसी भी रिलेशन में होते हैं, स्पेशली जैसे आपने एक लव से रिलेटेड या जी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, हमने कोई खुद को लाइफ पार्टनर के लिए दूसरे को सिलेक्ट करना है या चूज करना है, इसमें बहुत सारे केसेस में, जैसे कि मैं देखती हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यंग एडल्ट्स और इस तरह के नौजवान लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आते हैं और जो ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि आपसे हमने ये राय लेनी है कि आप ये बताइए कि मेरा ये पार्टनर, हम 2 साल से या 3 साल से रिलेशन में है, लेकिन जब भी मैं शादी की बात करती हूँ या मैं ये कहती हूँ कि अब अपने घर वालों को ले आओ या बात करो तो वो टाल मटोल कर देता है कि अभी मुझे थोड़ा सा स्टेबल होने दो, अभी मुझे थोड़ा सा कोई जॉब मिल जाए या अभी घर के हालात ठीक नहीं है, घर में टेंशन चल रही है, इस तरह के एक्सक्यूजेस पार्टनर बना रहा होता है। तो मेरा मशवरा उस वक्त अपने उस क्लाइंट को ये होता है कि भाई देखिए, आप 2-3 साल से रिलेशनशिप में हैं तो यकीनन आपको एक दूसरे की पर्सनैलिटी की समझ आ गई है, तो आपका खुद का अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप ये समझ सकें कि दूसरे की पर्सनैलिटी में, क्योंकि जो डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं वो फौरन डिसीजन ले लेते हैं, जिन्होंने एक पॉजिटिव ब्रेव स्टेप लेना होता है वो अपनी फैमिली से किसी तरह के भी हालात में बात कर लेते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी भी रिलेशन में जाने से पहले अपने पार्टनर के साथ कुछ चीजें शुरू बिल्कुल सही। नताशा, इस पे एक मेल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने इसको जब मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की है। लड़के जब विलिंग भी होते हैं, कमिटेड भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर भी होते हैं, वाकई कुछ घरेलू इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें उनके पास स्पेस नहीं होती, या तो फिजिकल स्पेस नहीं होती कि वो कहें कि यार मैं सबसे बड़ा हूँ, माँ बाप ने सारी जिम्मेदारियाँ या तवक्कुआत मुझसे मंसूब की हुई हैं, अब इशू ये है कि मैं इस पॉइंट पर नहीं हूँ कि मैं अभी पहले अपनी शादी की बात कर सकूं। ठीक है, मैंने ग्रेजुएट किया, और लड़के और लड़की की टाइमलाइन भी बड़ी फर्क होती है। लड़की के लिए कहा जाता है एक सर्टेन विंडो है, उसमें उसके रिश्ते भी आ रहे होंगे, घर वालों की तरफ से सोसाइटी का प्रेशर भी होगा। मर्द ऑन दी अदर हैंड, हमारे यहाँ कई फैमिलीज का ख्याल ये है कि अभी इनके पास ज़रा वक्त है, कोई बात नहीं, अपने आप को पहले स्टेबल करें, पहले बहनों की शादी हो जाए, घर में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए फिजिकली, और उसके बाद सोचा जाएगा। शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि लड़के बहाना ही बना रहे होते हैं या उनके भी ज़मीनी हकायक होते हैं, ये बड़ी रियल इशूज़ हैं? देखें, फैमिली इश्यूज होते हैं और हर जगह होते हैं और हर मतलब घर में होते हैं, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कोई इशू ना हो और प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन जो लड़का जिस लड़की से कमिटमेंट कर आया है कि मैंने ये करना है, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है और अपनी फैमिली को कन्वेंस करने की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों को कन्वेंस करेंगे
तो मेरे नहीं ख्याल है कि वो डिले हो रहा होगा या कमिटमेंट पर कमिटमेंट कर रहा होगा कि जी नहीं मैं 1 साल बाद कर लूँगा, 2 साल बाद कर लूँगा। तो ऐसा मैच्योर अगर लड़का होगा तो शायद ये नौबत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो उसको जो है वो टाइमली सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है कि लड़के टाइम गेन करते हैं और सिंसियर नहीं होते हैं, तो वो तो फिर उस लड़की को भी समझ लेना चाहिए कि ये जो लड़का है जो आपसे कमिट कर रहा है, क्या आया है वाकई वो आपसे सिंसियर है, तो फिर तो आप उस पर रिलाई कर सकती हैं। अगर वो कमिटमेंट पर कमिटमेंट कर रहा है तो देन यू हैव टू थिंक अबाउट के जी मुझे कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है। इसका अल्टीमेटम भी बहुत शाह साहब कोशिश करती हैं लड़कियां देना, अच्छा अगर तुमने अब ये नहीं किया तो बस ठीक है फिर हमारी बात खत्म, मुझे बात नहीं करनी। और ये ब्रेकअप भी 2-2, 3-3 दफ़ा होते हैं, यानी पहले तहिया कर लेते हैं कि ठीक है बात नहीं करेंगे, फिर दोबारा बात यानी एक दूसरे को मिस करने लगते हैं, या उसने सॉरी कर दिया या कोई तोहफा भिजवा दिया तो आपका कनेक्शन में आ गया। इसमें हतमी फैसला करना चाहिए लड़कियों को, ख़वातीन को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हतमी फैसला करना चाहिए। देखिए ये 2 ख़ानदानों के मिलाप हो रहा होता है और आप इसको देखें एक नहीं, अगर वो डिले कर रहा है बार बार, जैसे आपने खुद कहा कि फिर आप डिसाइड करें ना कि ये तो हीले बहाने हैं। जी जी, वो तो आप अपने वक्त को अहमियत दें, तो फिर अगर आपने भी डिसाइड कर लिया कि बात आगे नहीं बढ़ानी है तो फिर आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली। देखें आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप भी मतलब सोसाइटी में रह रही हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये लड़का आपसे जो है वो डिले कर रहा है दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, ठीक है, ये आपको अंदाजा हो तो देन यू हैव टू टेक डिसीजन। एब्सोल्युटली। अच्छा, जहाँ तक बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, शायद इट्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, इमोशनली बहुत इंटेंगल्ड होते हैं, लेकिन अदरवाइज 2 लोगों के बीच की बात है। शाज़िया, आपके पास लेके आऊँगी कि सिर्फ और सिर्फ पसंद की शादियाँ नहीं बल्कि ख़ानदान की अरेंज मैरिजेस में भी हम देखते हैं कि डिलेज़ आते हैं। कई दफ़ा लोग निकाह करके या मंगनी करके एक किसी को बाउंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर रीजंस देना शुरू करते हैं कि नहीं अभी तो फलाना काम होना है, अभी तो पहले इसकी बहन की शादी होगी, अभी तो पहले ये होगा, अच्छा जी करते हैं, फलाना करते हैं। लड़के वाले भी कर सकते हैं, लड़की वाले भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर डिले आ रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, नहीं वैसे जो हमने पहले टॉपिक आपने ये वाला स्टार्ट किया उसमें ऑफ कोर्स मैं कहती हूँ कि जब ये इस टॉपिक की तरफ में आती हूँ, लेकिन जब लड़के किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि देखें आपको मालूम है कि मेरे घर का बैकग्राउंड कैसा है, कितना किस हद तक आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको क्या पसंद है, वो आपकी पसंद से मतलब आपकी पसंद मानेंगे भी या नहीं मानेंगे, या उनको ऐसी लड़की चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो पहले तो आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये मेरा पार्टनर, इसको मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं शादी करूँगा या करूँगी यार, क्योंकि समटाइम लड़कियों की साइड से भी आ रहा होता है कि मैं दोनों साइड से बात करूँगी कि लोगों के पास आजकल ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो थोड़ा टाइम किसी के साथ रहने के बाद उनको कोई और ऑप्शंस मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब इससे इस तरीके से कह के जान छुड़ाते हैं कि ये हो नहीं रहा, ये नहीं मान रही, मेरे घर अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे। वो दोनों साइड से भी हो सकता है, ठीक है। इसके पीछे वाकई ये रीजन होगी ये जरूरी नहीं है, इसके पीछे कोई और रीजंस भी हो सकती हैं। तो उसके अलावा जो आपने बात की है कि लोग निकाह या मंगनी और इस तरह की चीज़ों में लोगों को कर देते हैं कि ठीक है, लाइक लड़का भी कह देता ठीक है जी मंगनी होगी सही, इसके बाद देखते हैं। तो वो फिर वो यही है कि उसके बाद चलें जी अब तो ये निकाह हो गया, अब तो ये कहीं नहीं जा सकते, ये वाली फैमिली स्पेशली लड़की की फैमिली तो अब कहीं नहीं जा सकती, और ऑफ कोर्स ये एक स्टिग्मा है कि अब इसके बाद अब क्या ही हो सकता है। तो वो वेट कर रहे होते हैं, डिले कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपनी जो कुछ लोग, सबकी मैं बात नहीं करी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने डिमांड्स फिर के इस सिचुएशन में आके हम अपने डिमांड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कहाँ ही जाना है, तो अब तो ये बात मानेंगे ही, अब हम इसको ये कर लेते हैं, अच्छा जी बहन की शादी है थोड़ा और वेट कर लें, देखिए वो भी किसी की बहन है, बेटी है, उसने भी मुझे लगता है शादी इसमें कुछ ऑनेस्ट डिमांड्स भी होती हैं। कई दफ़ा मंगनी का पीरियड आपको एक दूसरे के लिए समझने के लिए होता है, और अगर आप कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसका सिर्फ शादी से ताल्लुक नहीं है, मुझे लगता है कई दफ़ा जैसे आपने कहा ना कि बाउंड करके लोग आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, अब क्या ही हो सकता है, चलो शादी के बाद सही हो जाएगा। जो प्रॉब्लम्स अगर आपको एंगेजमेंट पीरियड में, इस कोर्टशिप पीरियड में नज़र आ रहे हैं, इवन अगर मंगनी भी नहीं हुई है, लड़का लड़की की रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, और लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी पार्टनर ये तस्वुर कर रहा है कि यार ये मैजिकली ना ये इशू सही हो जाएगा जब एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी, एक दफ़ा निकाह हो जाएगा या एक दफ़ा रुखसती हो जाएगी, तो प्लीज़ आंखें खोल लें। अगर आज एक बंदा बहाने बना रहा है, उसकी आपको एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें मिली हैं, उसने मल्टीप्लाई होके रहना है या एटलीस्ट वैसे ही रहना है, बदलना किसी चीज़ ने नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे, इस पे बारे में बात करेंगे कि विद इन हाउस होल्ड्स भी जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, कि
बुजुर्ग अगर आपको कोई काम कह रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छा यार कल कर लेंगे, बच्चे आपसे कोई ख्वाहिश कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिशों को आप डिले कर रहे हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में उनसे आप सिंसेरिटी से, क्लैरिटी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपके पास कोई भी इशू है ना, फाइनेंशियल इशू है, और आप किसी भी चीज़ की वजह से एक ख्वाहिश को, एक बात को डिले कर रहे हैं और रियल इशू नहीं बता रहे हैं, दैट आई फील इज़ वेरी वेरी अनफेयर। इस पर बात करनी ज़रूरी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, घर में, हर घर में, ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो आपके घर की अलार्म क्लॉक होता है। वो आपको बार बार ज़िम्मेदारियों का, डेडलाइंस का, बिल्स की पेमेंट की डेडलाइन का, घर में कोई काम होना है उसका रिमाइंडर करता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शख्स एक ऐसा रिकॉर्ड प्लेयर बन जाता है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, यानी वो हर वक्त आपको रिमाइंडर्स दे रहा है और लोगों को लगता है कि यार बस इसके पास आओगे तो कोई काम ही मिल जाएगा, तो क्या किया जाए। एंड दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली हैव अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग नैगिंग, एट द सेम टाइम वो खुद भी बड़ी मुश्किल में रहते हैं। उनको लगता है कि यार उनके कहीं भी किसी बात की कोई वक़्त ही नहीं है, वो जो काम कह रहे हैं लोग उसको डिले कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाए और ये लोग खुद अपनी मदद कैसे कर सकते हैं? लेट्स आस्क द पैनल, दिस विल बी द फाइनल पीस ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन टुडे। जी, सबसे पहले नताशा, क्या किया जाए? घर की वालदा हैं या आपकी अहलिया हैं एंड शी इज़ अनफॉर्चुनेटली बिकम अ नैगिंग पर्सन, क्योंकि वो रोज़ आपको रिमाइंडर्स देते हैं और आप रोज़ उस रिमाइंडर के लिए कहते हैं अच्छा यार कल कर लेंगे, तो फिर क्या किया जाए? सिद्रा, इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद तो फिर एक इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि मेरे अल्फाज की वो वर्थ नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर होती तो ये वो लोग इतनी ज़्यादा रिपीटेशन के बाद या इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतने रिमाइंडर्स के बाद ये हैबिट अडॉप्ट कर चुके होते हैं ना कि टाइमली हर चीज़ को परफॉर्म करना है टाइमली। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान इमोशनली बहुत थक जाता है और वो डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगता है, या उसको लगता है कि मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं रह रहा अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ या वर्क प्लेस पे भी। तो फिर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मेरा पैगाम ये है कि वो सेल्फ ग्रूमिंग पर ही फोकस रखें, या वो एक जो प्रॉपर हर वक्त का गाइडलाइन देना या समझाना, क्योंकि ये चीज़ उनको इमोशनली डिस्टर्ब करेगी। तो उन लोगों के लिए बेस्ट वे यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद फिर वो इस चीज़ को। बिल्कुल सही। शाह साहब, आप क्या कहेंगे इसके अंदर कंट्रोल एलिमेंट कितना होता है? क्योंकि जो शख्स बार बार रिमाइंडर दे रहा है वो भी सिनेरियो को कंट्रोल करना चाह रहा है, दूसरा शख्स जो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है और आपकी कहीं भी बात को डिले में डाल रहा है, वो भी उस हद तक कंट्रोल नहीं होना चाहता। उसको लगता है कि यार ये क्या इतनी स्टाइफल्ड सी ज़िंदगी है। तो दोनों एक साथ कैसे गुजारा करें? देखिए, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है जॉइंट फैमिली के अंदर, जो बहन भाई और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो मेरे ख़्याल से देखें, जो फ़ैसले लेने होते हैं ना, वो कुछ लोग फ़ैसलों को डिले करते हैं, जिसकी वजह से फ़ैसले जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से जब कोई भी इश्यूज़ आ रही हो तो बैठकर घर में डिस्कशन करने के बाद मेरे ख़्याल से जिम्मेदारी लोगों का अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शायद ये डिस्कशन तो हर नाश्ते की टेबल, हर खाने की मेज़ पे हो ही रही है। यानी आप रिमाइंडर दे रहे हैं और अगला बंदा कहता है अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे। अब क्या किया जाए? वो आपकी बात सही है। आजकल हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो काम हमने आज करना, हम कह रहे हैं हम कल करेंगे। तो जो आज की अपॉर्चुनिटी, जो मुझे आज का टाइम दिया गया था यहाँ पर आने का, मैं अगर कल आऊँगा तो यहाँ कोई और बैठा हुआ होगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आप जो है गंवा चुके होते हैं। तो ये आपने काउंसलिंग करनी होती है। जो घर का बड़ा होता है, चाहे वो वालिदा हो, वालिद हो, या बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो उनको बैठकर जो है ये काउंसलिंग करने की जरूरत है। आखिरी सवाल शाजी आपसे करूंगी, फाइनल 1 मिनट ऑफ द शो। इसमें यूजुअली देखने में ये आता है कि इट फील्स लाइक समबडी को, यानी जो भी खातून है, अगर ये खातून कर रही है तो शी हैज़ अनफॉर्चुनेटली टेकन इट टू हर सेल्फ कि अगर मैं ये रिमाइंडर्स नहीं दूंगी, ये मैंने नहीं कहा, तो ये काम होगा नहीं, एंड देन दैट्स गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम। और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा शख्स जो सुन रहा है ये बात, उसको लगता है कि ये एक नैगिंग कंट्रोलिंग फीलिंग है। कैसे इसका कोई हल निकाला जाए? दोनों के लिए अगर आप कोई मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? ऑफ कोर्स, जैसे अगर कोई फीमेल इस तरह की कोई चीज़ कर रही है घर पे, तो एक तो वो कंटिन्यूसली उस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। लेट्स सपोज को उनको कोई पर्सनल कुछ चीज़ चाहिए या कुछ भी, तो वो उनको लगता है कि नहीं, जब तक मैं बार बार कहूँगी नहीं ये चीज़ होगी नहीं।
कुछ तो उनका बिहेवियर का ये पार्ट बन जाता है जो कि उनको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज सामने वाला इरिटेट होता है, वो बेशक कोई भी आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उसको थोड़ी सी स्पेस दें, आप उसको बताएं कि मैंने आपको बता दिया, मेरी साइड से आपको रिमाइंडर आ गया, प्लीज़ आप अपना टाइम लीजिए, लेकिन ये टाइम पिक कर दीजिएगा। आपने 1-2 दफ़ा इस तरह से किया और आपने उनका बिहेवियर नोट किया, फिर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सामने वाले को एडजस्ट करने की ज़रूरत है कि ठीक है, जो काम है उसको टाइमली करना ज़रूरी है, घर के लिए भी ज़रूरी है और घर के पीस के लिए भी ज़रूरी है। तो जो सामने वाला फीमेल आपको जो कह भी रही हैं, तो वो ऑफकोर्स आपकी कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, मदर हैं, बहन है या वाइफ है, कोई भी हैं, तो वो उनको आप थोड़ा सा सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि उसको ज़रा अगर टाइमली वो कर दे तो बेहतर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कहना चाहिए कि वो सामने वाला इरिटेट हो जाए और वो कहे कि नहीं ये अब तो मैं करूँगा ही नहीं, ज़िद में आके मैं अब होगा ही नहीं, बस सही है। अब आप कहते रहें मेरे कान में बज रहा है, वो एक साइड से सुन रहा हूँ, दूसरी साइड से निकाल रहा हूँ या इस तरह से, तो दोनों साइड से को लाइक अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया, बहुत शुक्रिया नताशा, शाह साहब बहुत शुक्रिया आप तो उनके आने का। आई थिंक ये बड़ा ही एक अहम मौजू है और जहाँ हम चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस और कहने वाला कौन है और क्या कह रहा है और कितनी दफ़ा कह रहा है, ये सारे एलिमेंट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।